प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपना 9वां पाठ बादल, जो कि एक कविता है, उसको पढ़ा है, उसकी व्याख्या की है और शब्द अर्थ को भी लिख के याद किया है। तो अब तक आपका कौन कौन सा काम पूरा हो चुका होगा, मैं उसे एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने पूरी कविता लिख ली है, उसको पूरी तरह से याद कर लिया है, शब्द अर्थ लिख लिए हैं और जो बादल का चित्र मैंने दिया था बनाने के लिए, आपने बनाकर उसे रंग भी कर लिया हो। तो हम अब अपने मौखिक प्रश्न की तरफ आज बढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर पहले करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं कविता की व्याख्या संक्षेप में कर देता हूँ, ताकि आपको मौखिक प्रश्न करने में कोई परेशानी न हो। तो शुरू करते हैं। कविता छोटी कविता है और मैं व्याख्या भी संक्षेप में ही करूँगा। बादल। बादल भैया बोलो जी, भेद तो अपना खोलो जी। बिन पंखों के उड़ते हो, आगे पीछे मुड़ते हो। तो इस कविता में बच्चे हैं, बादल से प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वे जानना चाहते हैं बादलों के जितने भेद होते हैं। भेद और रहस्य क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों को नहीं पता है कि बादल बिना पंख के कैसे उड़ पाते हैं, कैसे वो आसमान में उमड़ घुमड़ करके मुड़ते हैं। आगे चलते हैं। तुम हमसे इतने ऊंचे बिन सीढ़ी कैसे पहुँचे? तो इसमें जो बच्चे बादल से पूछ रहे हैं कि आप इतने ऊंचाई पे कैसे चले जाते हो, क्योंकि आपने तो सीढ़ी का भी प्रयोग नहीं किया है, सीढ़ी नहीं लगाई है। कहाँ से तुम लाते पानी, छम छम बरसाते पानी? अगला बच्चों का प्रश्न है कि ये पानी कहाँ से आता है? जो बादलों में पानी होता है, जो वर्षा के रूप में बरसता है, वो असल में पानी आता कहाँ? तो बादल बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको शांत करने के लिए उत्तर देते हैं। क्या देते हैं? बादल ने यह समझाया, धूल कणों जल की काया। बादल बताते हैं कि मेरा जो शरीर है, काया का अर्थ शरीर होता है, मेरा जो शरीर है वो धूल कणों से बना है और उसमें जल के भी कण मिले, दोनों मिले, धूल कण और जल के कण, उन्हीं से मेरा शरीर या काया बना हुआ है। पंख हवा के मैं लाया। मेरे पंख क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि वे हवा के बने हैं। इसका अर्थ है कि हवा की मदद से ही मैं उड़ता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता हूँ और हल्के होने के कारण मैं बिना सीढ़ी के भी ऊपर पहुँच जाता हूँ। सागर से लाता पानी, छम छम बरसाता पानी। अब बादल ने प्रश्न का उत्तर दिया है कि ये जो पानी है, वर्षा का पानी की बात की जा रही है यहाँ पे, वो कहाँ से आता है? सागरों से आता है, महासागरों से आता है। और आपको मैंने भी बताया था कि जब पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनता है, इंग्लिश में कहते हैं वाष्प को वाटर वेपर। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो हल्के होते हैं और हवा में ऊपर उठ जाते हैं और ऊंचाई पे जाकर वे ठंड के कारण बादलों का निर्माण करते हैं या बादल बनाते हैं। तो बादल ने भी यही समझाया कि जो सागर से जो पानी है वहीं से मेरा भी पानी आता है, वर्षा का पानी वहीं से आता है। तभी तो हम बरसात में छमछम करके पानी बरसाते हैं। यह बात सभी ने यह जानी, बात सभी ने यह जानी, खाई सबने गुड़ धानी। और ये बात सभी बच्चों को अब पता चल गई है और सभी बच्चे खुश हैं, क्योंकि उनको ज्ञान रूपी इनाम या फिर मिठाई हम कह सकते हैं, अब उन्हें मिल गई है। अब वे अनजान नहीं हैं, वे बादलों का भेद या रहस्य जान गए हैं। तो ये थी हमारी कविता। अब आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर करेंगे। सबसे ज़रूरी भाग यही आता है, क्योंकि हम मौखिक प्रश्नों को लिखते नहीं।
तो बच्चों को ध्यान से इसको सुनना चाहिए और मैं धीरे धीरे आपको इसके बारे में बताता हूँ। मौखिक, जैसा कि नाम से ही पता है, यह हमें अपने नोटबुक में नहीं लिखना है। इसको हम केवल यहाँ चर्चा करेंगे, डिस्कस करके इसको हम सॉल्व करेंगे, चर्चा करके ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो इसमें दो बातचीत चल रही है। हम लोगों ने देखा कविता बादल में बातचीत किस किस के बीच में चल रही है? बच्चों के बीच में और बादल के बीच में। बच्चे जानना चाहते हैं कुछ रहस्य, जो बादल के रहस्य हैं उसको जानना चाहते हैं, और बादल बच्चों को अपना रहस्य बता रहे थे। तो ये बातचीत किन किन के बीच में है? कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न पूछने का काम बच्चे कर रहे हैं, तो हम उसी शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न है कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो हम लिखेंगे कविता में बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं। कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? कविता में बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं। तो ये था हमारा मौखिक उत्तर। इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। आपने देखा है बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। हमारा ख प्रश्न है बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। तो बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? बच्चे जानना चाहते हैं कि बिना पंख के बादल कैसे उड़ता है, बादल इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के कैसे पहुंच गए हैं, और बादल जो वर्षा का पानी है कहाँ से लाते हैं। ये थे मुख्य प्रश्न जो बच्चे बादल से पूछना चाहते। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो प्रश्न के अनुसार ही हमारा उत्तर भी होगा। बच्चे क्या क्या जानना चाहते, तो हम लिखेंगे बच्चे बादलों के बारे में जानना चाहते हैं कि वे कैसे बिन पंखों के कैसे उड़ते हैं, वे बिना सीढ़ी की ऊंचाई पर कैसे पहुँचे, तथा वे वर्षा का जल कहाँ से लाते हैं। तो इस तरह हम बताएंगे। फिर से मैं इस दूसरे प्रश्न को आपको बता देता हूँ। बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? बच्चे बादलों से जानना चाहते हैं कि वे बिना पंखों के कैसे उड़ते हैं, उसके बाद वे बिना सीढ़ी की इतने ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए, और वर्षा का जल वे कहाँ से लाते हैं। तो ये थे बच्चों के प्रश्न। अब हमारा ग है बादल ने बच्चों को क्या समझाया। बादल ने बच्चों को क्या समझाया? तो यहाँ बादल ने बच्चों को समझाया कि वे हवा की मदद से ही उड़ते हैं, या फिर उनके जो पंख हैं वो हवा ही है। हवा की मदद से वे उड़ते हैं, ऊंचे चले गए हैं, और सागर से वे वर्षा का जल लेके आते हैं। सागर से वर्षा का जल लेके आए हैं, और उनका जो शरीर है वो जल के कण तथा धूल के कणों से मिलकर ही बना है। तो ये बादल ने बच्चों को क्या समझाया? तो हम इसमें बोलेंगे बादल ने बच्चों को समझाया कि वे हवा की मदद से उड़ते हैं, वे सागर से वर्षा का जल लाते हैं, और उनका शरीर या उनका तन या उनकी काया धूल कण तथा जल के कणों से ही बनी। तो ये हमारा ग प्रश्न था। अब हम चलते हैं घ पे। ये मौखिक का अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनेंगे। अपने प्रश्नों के उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया? बच्चे खुश हो गए सबसे पहली बात, और सबने खाई गुड़धानी। बात सभी ने यह जानी, सबने खाई गुड़धानी। तो एक तरह के जो ज्ञान है वो एक तरह की मिठाई होती है। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है और वो शांत हो गई है, आपको पता चल गया है, तो
तो आपको एक तरह से इनाम की तरह ही ज्ञान होता है। तो बच्चे खुश होकर ज्ञान रूपी मिठाई का आनंद ले रहे हैं। यहाँ मिठाई गुड़धानी के लिए किया गया है। गुड़धानी एक प्रकार की मिठाई होती है जो गुड़ और धान की पकी हुई खीर को मिला करके बनाई जाती है। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। मैं इसको फिर से एक बार दोहराऊंगा। इसका कारण है दोहराने का कि ये हम लिखित रूप में नहीं लिख रहे हैं और बहुत से बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो वीडियो से ही वो इसको एक बार दोहरा लेंगे या कर लेंगे तो उनको ये याद रहेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना मौखिक प्रश्न। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा लेता हूँ। पहला मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला है, कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो हमें जितना प्रश्न पूछा जाता है हमें उतना ही उत्तर देना है, हमें उससे अधिक नहीं बताना है। प्रश्न है हमारा, कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है? तो कविता में बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं। कविता में बच्चे बादल से प्रश्न कर रहे हैं। ख है हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं? तो बच्चे जानना चाहते हैं कि बादल बिन पंखों के कैसे उड़ता है, वह बिना सीढ़ी की इतनी ऊंचाई पे कैसे पहुंचा, और वर्षा का जो जल है वो बादल कहाँ से लाते हैं। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न, बच्चे क्या क्या जानना चाहते हैं। ग है, बादल ने बच्चों को क्या समझाया? बादल ने, जब बच्चों ने ये सब प्रश्न किया तो बादल ने क्या उत्तर दिया, इसको हमें संक्षेप में बताना है। बादल ने बच्चों को समझाया कि वे हवा की मदद से इधर उधर उड़ते हैं, वे सागर से पानी लाते हैं, जो वर्षा का जल होता है वो सागर से लाते हैं, तथा उनका शरीर धूल कण और जल के कण से मिलकर बना है। अगला हमारा घ प्रश्न है, अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बच्चों ने क्या किया? अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर सभी बच्चे प्रसन्न हुए और उन्होंने गुड़धानी खाई। तो यहाँ पे गुड़धानी खाने का अर्थ है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह ज्ञान एक इनाम की तरह, एक मिठाई की तरह उन्हें लगा। अब हम लिखित प्रश्न पे चलते हैं। और इसमें हम लोग लिखेंगे, लिखित जो है, कविता की वे पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है कि बादलों का शरीर किससे बना हुआ। हमें लिखित में लिखना है, कविता की वे पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है बादलों का शरीर किससे बना है। तो लिखते हैं, लिखित का काम है, इसको हम लिखना शुरू करेंगे। इसे आप अपने बुक में भी लिख सकते हैं, पर्याप्त जगह दिया हुआ। लिखित प्रश्न 1 है, बादलों का शरीर बादलों का शरीर किससे बना है। उत्तर लिखेंगे, बादलों का शरीर
हमें कविता के अनुसार लिखना है, कविता की वे पंक्ति लिखनी है, हमें इसमें ध्यान से देखना है, हमें कविता की पंक्ति के अनुसार इसे लिखना है। कविता की वे पंक्तियां लिखनी है जिससे पता चले कि बादलों का शरीर किससे बना। तो हम लिखेंगे, धूल कणों जल की काया। बादल ने यह समझाया, बादल ने यह समझाया एक कविता की पंक्तियां हैं। दूसरी पंक्ति है, धूल कणों जल की काया। धूल कणों जल की काया। तो बादलों का शरीर किससे बना है? धूल कण और जल की काया से। ये बादल की बता रहे हैं। तो एक कविता की पंक्तियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि बादलों का शरीर किससे बना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुंचे? ख भाग है, बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुंचे। ख है, मैं इसको मिटा देता हूं। बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुंचे। ये हम अपने कविता के अनुसार लिख रहे हैं। फिर से एक बार बच्चों ध्यान से लेना, कविता के अनुसार, कविता की वे पंक्तियां हमें लिखनी है जो प्रश्न के बारे में बता रहा है। हमें अपने शब्द में नहीं लिखना है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, हमें कविता की पंक्तियां लिखनी है, न कि अपने शब्द से लिखना है। पंक्तियां लिखो जिनसे पता चलता है हमारा ख प्रश्न है। ख वाला हमने बता दिया। बादल बिन सीढ़ी, बादल बिन सीढ़ी ऊपर कैसे पहुंचा। ऊपर कैसे पहुंचे। तो हमें कविता से उस पंक्ति को लिखना है जिससे हमें ये पता चलता है कि बादल जो है ऊपर कैसे पहुंच गए बिना सीढ़ी का प्रयोग किए। पंख हवा के मैं लाया बिन सीढ़ी ऊपर आया, मतलब कि हवा की मदद से। पंख किसके बनाए थे? हवा के। इसीलिए हवा के पंख हमें दिखते नहीं। हवा दिखती है? नहीं दिखती। तो हमें याद रखना है, इसमें अपने शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हमें कविता की पंक्तियां लिखनी है। तो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। पंख हवा के मैं लाया, उत्तर है पंख हवा के मैं लाया
बिन सीढ़ी ऊपर आए, बिन सीढ़ी ऊपर आए। तो ये कविता की पंक्तियां हैं जिनसे पता चलता है कि बिना सीढ़ी के बादल कैसे ऊपर पहुंच जाते हैं। तीसरा ग भाग और है, इसमें हम उसको करते हैं। बादल पानी कहाँ से लाते हैं, बादल पानी कहाँ से लाते हैं। कविता में बच्चों ने प्रश्न किया था कि जो वर्षा का पानी छमछम बरसता है, इतना पानी आता कहाँ से, क्योंकि देखने से तो नहीं लगता कि ये बादल से आ रहा है, कहाँ से इतना पानी आता है। तो ये लिखेंगे ग भाग, मैं इसको मिटा देता हूँ। ग है बादल पानी कहाँ से लाते हैं, लाते हैं। और हमें उत्तर केवल कविता की पंक्तियां दे के लिखनी है, हमें अपने शब्दों में इसका उत्तर नहीं लिखना है, हमें कविता की पंक्तियां लिखनी है। तो सागर से लाता पानी छमछम बरसाता पानी, ये दो हैं पंक्तियां, इसे लिखेंगे। सागर से लाता पानी छमछम बरसाता पानी। तो इन दो पंक्तियों से हमें पता चल रहा है कि जो बादल हैं ये पानी कहाँ से लाते हैं, पानी सागर से लाते हैं। सागर से लाता पानी छमछम बरसाता पानी। तो ये दो पंक्तियां हमें बता रही हैं कि पानी आखिर आ कहाँ से रहा। अब हम कविता हमने पूरी कर ली, आज हम इसको करेंगे अपने भाषा से। भाषा से हमारा व्याकरण के अंतर्गत आता है। जो भाषा से है वो पाठ्य पुस्तक में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, आपको मैंने बताया था। आज हम वही करेंगे। व्याकरण से संबंधित प्रश्न भाषा से के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। समानार्थी का क्या अर्थ, दूसरा नाम होता है समान अर्थ वाला। समानार्थी या फिर हम पर्यायवाची भी कहते हैं। समानार्थी शब्द क्या होता है, समान अर्थ वाला। इसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, या आप अपने पाठ्य पुस्तक में कर सकते हो। और जो भाषा से का जो पहला प्रश्न है, इसे भी हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। तो मैं मिटा देता हूँ। अब है हमारा भाषा से के अंतर्गत। भाषा से हम अपना प्रश्न भी लिखेंगे। ये प्रश्न एक है। सही उत्तर के सामने
सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाओ। कौन सा शब्द, यहां पे क्या है हमें देखना है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। नहीं है। पहला है पानी। पानी का कौन कौन से अर्थ दे रखे हैं, जल, बादल, और नीर। पहले लिख लेते हैं। दूसरा है हमारा काया। काया का अर्थ दे रखा है, पहला तन, शरीर, और अंग। हवा, हवा का पवन, आंधी, और वायु। एक और है सागर। सागर का कौन कौन सा दे रखा है, सरिता, समुद्र, और जल भी। तो इसमें बच्चों प्रश्न को ध्यान से देखना है। इसके अंदर हमें क्या दिया है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है। तो ऐसा वाला जो प्रश्न होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि ये नहीं जो है वो पढ़ते ही नहीं। जो यहाँ नहीं लिखा है उसको ध्यान नहीं देते हैं। कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है, समान अर्थ वाला नहीं है, उसको पहचानना है। तो जैसे पानी का क्या है, जल सही है, नीर है, बादल नहीं। बादल में जल रहता है लेकिन बादल को जल नहीं कहते हैं, पानी में। काया को शरीर कहते हैं, तन कहते हैं, अंग नहीं। अंग शरीर का हिस्सा होता है। हवा को पवन कहते हैं, वायु कहते हैं, आंधी नहीं। जो तेज हवा चलती है उसको आंधी कहा जाता है, तो ये गलत है। सागर को समुद्र और जल्दी कहा जाता है, सरिता गलत है। तो हम गलत वाले को टिक लगा रहे। तो ये था इसका उत्तर। तो ध्यान से देखना है, जब भी प्रश्न आता है कौन सा शब्द दिए गए शब्द का समानार्थी नहीं है, जो नहीं है हम उसको लिख रहे हैं। तो पानी का बादल समानार्थी नहीं है, काया का अंग समानार्थी नहीं है, हवा का आंधी समानार्थी नहीं है, और ठीक उसी तरह सागर का सरिता, सरिता नदी को बोला जाता है, समुद्र को नहीं, सागर को नहीं।
तो समुद्र और जल भी सही है। तो ये समानार्थी शब्द नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पाठ के शेष प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए बस इतना है।